नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, अपने सेट को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल में, प्यारे साथियों, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है? तो ध्यान से समझिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है साथियों? परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है जल में। तो यहाँ देखिए, जल में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, यानी 2:1 का अनुपात है। कितने का अनुपात है साथियों? 2:1 का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछता हो तो 2:1 होगा। अब देखिए साथियों, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछेगा तो हम लोग तो पहले से रट्टा मारे होते हैं 2:1। तो जब 2:1 आप लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा साथियों। इसलिए हमें देखना है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पूछ रहा है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछ रहा है। तो पहले अगर ऑक्सीजन पूछ रहा है साथियों, तो ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यानी 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं और गलती करने के बाद में फिर कोई हल बच नहीं जाता है। इसलिए साथियों, जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसको पहले सावधानी पूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ ले, समझ ले कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, फिर उसके बाद आंसर करें। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात बताएं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताएं। तो जल में जब साथियों हाइड्रोजन का नाम पहले लिया तो 2:1 होगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहे तो 1:2 हुआ। उम्मीद करें कि आप लोग समझ गए। तो चलिए आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं साथियों? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसको आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि कार्य करने की क्षमता यानी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगा बॉडी में तो हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं साथियों? ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? आप लोग बताइए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है साथियों? ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब यहां से 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गया कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। निम्नलिखित में ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो चलिए आइए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये बात समझ गए साथियों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है साथियों? तो आप लोग पढ़े होइएगा डायनेमो। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है साथियों? तो डायनेमो में विशिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा, दोनों तरह की धाराएं हमें प्राप्त होती है। तो साथियों, डायनेमो में विशिष्ट धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, या दोनों प्राप्त होती है? तो डायनेमो में क्या आंसर हो जाएगा? दोनों तरह की धाराएं प्राप्त होती है। डायनेमो में दोनों तरह की धाराएं प्राप्त होती है। चलिए साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं।
प्रीवियस ईयर में, पिछले के सालों में ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं साथियों, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। हम लोग प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस का एक सीरीज लाते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें एग्जाम आते आते, फाइनल बोर्ड एग्जाम आते आते एक क्वेश्चंस बैंक तैयार हो जाएगा, जिससे हम लोग एग्जाम के खोपड़ी में आसानी से छेद कर सकते हैं। तो चलिए आइए साथियों, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है। अब स्वपोषी क्या होता है साथियों? निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी क्या होता है? जो अपना खाना खुद से बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। जो अपना खाना खुद से बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं, और जो अपने खाना के लिए किसी दूसरे पे निर्भर हो उसको क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो आइए साथियों, क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे, अमीबा, कीट, मछली। तो ध्यान से बताइए, मछली अपना खाना खुद से बनाता है क्या? नहीं। कीट अपना खाना खुद से बनाता है क्या? नहीं। अमीबा अपना खाना खुद से बनाता है क्या? नहीं। तो अपना खाना कौन बनाता है साथियों? हरे पौधे। हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। साथियों बता दें आपको कि हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और हरे पौधे के खाना बनाने का जो प्रक्रिया होता है साथियों, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हरे पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों कि हरे पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्यारे साथियों आपको बता दें कि हरे पौधे जब भोजन अपना बनाते हैं तो उसे ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं साथियों? ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप लोग उम्मीद करें कि समझ गए। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है कैसा तत्व है? लाल है, उजर है, पीयर है? बताइए साथियों आप लोग कि हीलियम जो है वो कैसा तत्व है? अक्रिय है, सक्रिय है कि दोनों है? तो साथियों आप लोग पढ़े थे कि हीलियम अक्रिय तत्व होता है। अक्रिय तत्व होता है। क्या होता है साथियों? अक्रिय तत्व होता है। अब हम यहां से एक क्वेश्चन और क्लियर करेंगे कि अक्रिय तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। साथियों अक्रिय तत्वों की कुल संख्या 6 होती है। अक्रिय तत्वों की कुल संख्या कितना होता है साथियों? तो अक्रिय तत्वों के कुल संख्या 6 होता है साथियों। अक्रिय तत्वों के कुल संख्या कितना होता है? 6 होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अक्रिय तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो अक्रिय तत्वों की कुल संख्या 6 है। तो चलिए साथियों अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? आपने मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ा होगा या मानव मस्तिष्क के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। तो बताइए साथियों कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो साथियों मानव मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1.5 kg यानी लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। तो ऑप्शन में देखिए 1 kg है, नहीं होगा। 2 kg नहीं होगा, और 1.4 kg यानी लगभग 1.5 के क्या है? बराबर है। इसलिए 1.4 kg होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। तो साथियों मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.5 kg यानी लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। ऑप्शन में 1.4 kg है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 1.4 kg को सही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि साथियों ये प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपने ये सीख लिया कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। अब सेकेंड है साथियों यानी 7 नंबर क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं साथियों? तो ऑप्शन में दिया रहेगा प्रकाश पुंज, किरण पुंज, और ए और बी दोनों। तो हम लोग तो पढ़े हैं किरण पुंज।
धड़ायले से मार देंगे किरण पुंज और कर लेंगे गलती। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है साथियों। तो प्रकाश पुंज और किरण पुंज यानी दोनों होगा, क्या होगा, बोथ होगा, दोनों होगा साथियों। प्रकाश के पुंज को किरण पुंज भी कहते हैं, ठीक है साथियों। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। स्वपोषी के लिए आवश्यक तत्व। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले स्वपोषण पढ़े थे। तो साथियों स्वपोषण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है, तो पर्णहरित जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और सभी। तो साथियों बता दें कि स्वपोषी के भोजन के लिए सभी, इनमें से सभी की जरूरत होती है, इनमें से सभी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग 7 नंबर तक कर लिए साथियों। अब अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत आप लोग भली भांति समझते होंगे। कहने का मतलब है साथियों कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी आप लोग जाते हैं सैलून में दाढ़ी बनवाने, तो जो आपका फेस दिखाई देता है, आपके सामने जो दर्पण लगा होता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं साथियों, तो हजामती बनाने में साथियों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों। उम्मीद करें कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हजामती बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हजामती बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। साथियों आप लोग पीएच स्केल पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पीएच स्केल का एक मैं छोटा सा क्लास लेकर के आऊंगा, उसमें समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी समझ लीजिए थोड़ा सा कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो साथियों बता दें कि एक पीएच स्केल होता है, जिस पीएच स्केल के मदद से हम लोग किसी विलयन के क्षारीयता या अम्लीयता को पता करते हैं, यानी क्षारीयता या अम्लीयता की जांच करते हैं। तो साथियों उस स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक के अंक अंकित होते हैं। कितने तक के अंक, 0 से लेकर के 14 तक। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है साथियों तो वो अम्लीय होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान मोर देन 7 है, यानी 7 से अधिक है, तो वो क्या होगा साथियों, क्षारीय होगा। तो अम्लीय और क्षारीय तो समझ गए। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो क्या होगा साथियों, अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो वही विलयन क्या होता है साथियों, उदासीन होता है। अब तो समझ गए होंगे कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। तो साथियों उम्मीद करें कि आप लोग उदासीन विलयन भी समझ गए। अब ये 10 क्वेश्चंस का इंपोर्टेंट सीरीज जो चल रहा है साथियों, ये आप लोग को फाइनल एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चंस दिलाने का काम करेगा साथियों। तो जय हिंद, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा करके पढ़िए और अच्छे से लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि राइटिंग नंबर लेने के लिए राइटिंग बहुत जरूरी होता है। राइटिंग स्किल जो होता है वो सभी बच्चे के पास नहीं होता है साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।